अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर और सबसे विवादास्पद सुल्तान। आज हम उसी के दौर को समझने वाले हैं। एक ऐसा शासक जिसने डर और एक लोहे जैसी व्यवस्था के दम पर अपने साम्राज्य को बनाया था, बिल्कुल फौलाद की तरह। अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सल्तनत आप कह सकते हैं बस इसी एक लाइन पर टिकी थी। उसके लिए स्टेट सबसे ऊपर था, सल्तनत सबसे ऊपर थी, और उसे बचाने के लिए वो कोई भी कीमत चुका सकता था। और जानते हैं, यही सोच उसकी जालिम हरकतों और उसके बड़े बड़े सुधारों दोनों की जड़ थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि आखिर वो सत्ता में आया कैसे, फिर उसने मंगोलों के उस भयानक तूफान को कैसे रोका, अपने साम्राज्य पर ऐसी लोहे जैसी पकड़ कैसे बना ली, और फिर पूरे भारत में अपनी ताकत कैसे फैलाई। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इतिहास उसे एक हीरो के तौर पे याद करता है या एक विलेन के तौर पे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, उसके शुरुआती जीवन और उसकी कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशों से। सुल्तान बनने से बहुत पहले उसका नाम था अली गुरशास्प, और बचपन से ही उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, दिल्ली का तख्त। उसे लगता था कि उसका चाचा, जो उस वक्त सुल्तान था, बहुत ही नरम दिल है, और वो उनकी इस उदारता को सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी मानता था। और फिर साल 1296 में उसने कुछ ऐसा किया जिसने दिल्ली सल्तनत की तारीख ही बदल दी। उसने धोखे से अपने ही चाचा, जो उसके ससुर भी थे, जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब सोचिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एक ऐसे तख्त को बचाना जिसे उसने खुद धोखे से हासिल किया था। गद्दी पर तो वो बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसे एक बहुत बड़े भारी खतरे का सामना करना पड़ा। एक ऐसा खतरा जिसने उसके पूरे राज को एक नई शक्ल दे दी। देखिए, उस जमाने में मंगोल एक ऐसी आंधी का नाम थे जो जहां से गुजरती थी सब कुछ तबाह कर देती थी। और अलाउद्दीन के राज में एक नहीं, दो नहीं, 5 से ज्यादा बड़े मंगोल हमले हुए। हर एक हमला ऐसा था कि दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिट सकता था। जाहिर है, इस भयानक संकट से निपटने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और अलग समाधान चाहिए था। और अलाउद्दीन ने ठीक वही किया। उसने एक बहुत बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सोचिए पहली बार हो रहा था। उसने पूरी दिल्ली को किलों की एक दीवार से सुरक्षित कर दिया, जिसमें सिरी का मशहूर किला भी था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि अलाउद्दीन खिलजी भारत में मंगोलों की उस तबाही मचाने वाली लहर को रोकने वाला पहला और शायद अकेला सुल्तान बना। ठीक है, मंगोलों का खतरा तो कुछ हद तक टल गया, लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया कि भाई इतनी बड़ी फौज का खर्चा कैसे चलेगा, और सल्तनत के अंदर जो अमीर और सरदार बगावत कर सकते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। तो सोचकर देखिए, इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह भी देनी है और अमीरों को काबू में भी रखना है, कैसे होगा ये सब? अलाउद्दीन का जवाब था कुछ ऐसे सुधार जो क्रांतिकारी तो थे, पर बहुत ही ज्यादा क्रूर भी। उसने लागू की अपनी सबसे मशहूर पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इसका सीधा सा मकसद था अपनी सेना को कम खर्चे में मेंटेन करना। अब ये काम कैसे करती थी? पहला कदम, हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। अनाज, कपड़े, घोड़े, हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी गई, ताकि सिपाही कम तनख्वाह में भी अपना गुजारा कर सकें। दूसरा, बाजारों पर कड़ी नजर रखने के लिए जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाया गया। और तीसरा, सबसे जरूरी, सजा। अगर कोई नियम तोड़ता, कोई कालाबाजारी करता, तो उसे इतनी भयानक सजा दी जाती थी कि कोई दूसरा हिम्मत न कर सके। सिर्फ बाजार ही नहीं, उसने जमीन के सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए। सारी जमीन को नपवाया गया और पैदावार पर सीधे सीधे 50% का भारी टैक्स लगा दिया। इसका असर यह हुआ कि जो बिचौलिए थे, यानी जमींदार, वो बीच से हट गए और सारा पैसा सीधा सल्तनत के खजाने में जाने लगा। अब सवाल यह है कि यह सब लागू कैसे हुआ? जवाब एक ही है, डर से। उसकी न्याय व्यवस्था बहुत बहुत ज्यादा क्रूर थी। अगर किसी ने बगावत की तो सजा थी मौत, कालाबाजारी की तो कड़ी सजा मिलती, भ्रष्टाचार किया तो सारी जायदाद जब्त। अलाउद्दीन का मानना एकदम साफ था कि अगर ऑर्डर बनाए रखना है तो डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तो देखिए, बाहरी दुश्मन यानी मंगोल काबू में आ गए, अंदर के दुश्मन भी शांत हो गए। अब अलाउद्दीन की नजरें थीं पूरे हिंदुस्तान पर। नॉर्थ इंडिया में तो उसने जैसे एक लहर चला दी। गुजरात, रणथंभौर,
चित्तौड़, मालवा, एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य उसने जीत लिए। और हाँ, गुजरात की जीत बहुत खास थी। क्यों? क्योंकि यहीं उसे मिला था मलिक काफूर, जो आगे चलकर उसका सबसे वफादार और सबसे खतरनाक सेनापति बना। और उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। उसने अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर को साउथ इंडिया के मिशन पर भेजा। और फिर देवगिरी से लेकर मदुरै तक खिलजी की फौज एक तूफान की तरह उन जगहों पर पहुंची जहां दिल्ली सल्तनत का नाम तक किसी ने ठीक से नहीं सुना था। लेकिन यहां उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी, बहुत चालाकी भरी। उसने साउथ के राज्यों को सीधे सीधे अपने कब्जे में नहीं लिया। नहीं, इसके बजाय उसने उन्हें ऐसे राज्य बना दिया जो दिल्ली को भारी भरकम टैक्स देते रहेंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, है ना? दक्षिण से पैसा भी आ रहा था और वहां सीधे राज करने का सिरदर्द भी नहीं था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गया। एक ऐसी विरासत जो बहुत उलझी हुई है। अलाउद्दीन के राज को लेकर ना हमेशा दो राय रही हैं। एक तरफ देखें तो वो एक रिफॉर्मर था, वो आदमी जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जो पहले किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो एक तानाशाह था जिसने खौफ के दम पर हुकूमत की, लोगों पर जबरदस्त टैक्स लगाए और सत्ता के लिए अपने ही चाचा का कत्ल कर दिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कोई बहस नहीं हो सकती। वो दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान था, इसमें कोई शक नहीं। वो मंगोलों के हमले रोकने वाला पहला शासक था। उसने एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मॉडल दुनिया के सामने रखा। और हाँ, वही था जिसने सल्तनत की हदों को पहली बार दूर दक्षिण भारत तक पहुंचाया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, कौन था अलाउद्दीन खिलजी? एक विजनरी, एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसने एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी, या फिर एक पैरानॉइड डिक्टेटर, एक ऐसा तानाशाह जिसका पूरा राज सिर्फ और सिर्फ डर पर टिका था? शायद जवाब इन दोनों के कहीं बीच में